क्या हो अगर आपसे कहूँ कि चीन अपने सबसे बड़े रेगिस्तान को जंगल में तब्दील कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा पौधे लगाने वाला मेगा प्रोजेक्ट चाइना में चल रहा है, जिसमें एक बंजर रेगिस्तान में 100 अरब पेड़ लगाकर दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल फॉरेस्ट बनाया गया है, जिसका नाम है द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ चाइना। एक ऐसा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जिस पर चीन पिछले 50 सालों से काम कर रहा है और इसके पूरे होते ही चीन की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। लेकिन चीन को रेगिस्तान में पौधे लगाने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? कैसे वो इस प्रोजेक्ट में अनगिनत बार फेल होकर भी नहीं रुका? क्या चीन के इस प्रोजेक्ट से भारत और दुनिया को डरना चाहिए या सीखना चाहिए? जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आप पर्यावरण प्रेमी हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। 70 के दशक में चीन बड़े एनवायरमेंटल क्राइसिस का सामना किया। वहाँ के रेगिस्तान काफ़ी तेज़ी से फैल रहे थे और एक रेतीली दानव की तरह उपजाऊ जमीन को निगलते जा रहे थे। रेगिस्तान के उठते सैंडस्टॉर्म यानी रेतीले तूफान अक्सर शहरी इलाकों में पहुँच रहे थे, जिससे पूरा आसमान धूलों से भर रहा था। औसत तापमान भी तेज़ी से बढ़ रहा था। बीजिंग जैसे रिहायशी शहरों में हर महीने 2 बार सैंडस्टॉर्म आने लगे थे और रेगिस्तान में रहने वाले करोड़ों लोग चीन के बड़े शहरों में माइग्रेट कर रहे थे, जिससे वहां भीड़ बढ़ रही थी। दूसरी तरफ उपजाऊ जमीन कम होने की वजह से चीन का एग्रीकल्चर भी प्रभावित हो रहा था, जिससे हर साल 54 बिलियन युआन यानी करीब 63,400 करोड़ का आर्थिक नुकसान हो रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहता तो अगले कुछ सालों में यानी 100 सालों में चीन का 50% हिस्सा रेगिस्तान में तब्दील हो जाता। बारिश, पीने का पानी, उपजाऊ जमीन, रहने लायक शहर और पैसों की कमी की वजह से चीन दुनिया की उभरती हुई इकोनॉमी की जगह सबसे गरीब देश बन जाता। हालात इतने ख़राब हो गए थे कि चीन के कई इलाके तो हज़ारों हेक्टेयर उपजाऊ ज़मीन खो रहे थे। ज़रा सोचिए, आप सुबह उठते हैं और एक बड़ा सा धूल का तूफान आपके पूरे शहर को रेत से नहला देता है। नदी, तालाब, फसल, हवा सब कुछ दूषित कर देता है। ऐसा साल में एक बार नहीं, कम से कम 50 बार होता था, जिसकी वजह से आप स्कूल, कॉलेज या ऑफिस भी नहीं जा पाते थे। ऐसे में क्या आप अपने इलाकों में रहना पसंद करेंगे? बेशक नहीं। इसलिए चीन के सबसे बड़े रेगिस्तानी गोबी और तकला मकान को रेगिस्तान के पास रहने वाले इलाकों के लाखों लोग हर साल अपना गांव छोड़कर शहरों की तरफ पलायन कर रहे थे, जिससे एक समय पर हरे भरे रहने वाले गांव अब बेरान पड़ने लगे थे, जिससे खास तौर पर एग्रीकल्चर पर इफेक्ट हो रहा था। तभी चीनी सरकार ने इस प्रॉब्लम को सीरियसली लिया और 3 नॉर्थ शेल्टर फॉरेस्ट प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, जिससे आज हम द ग्रेट ग्रीन वॉल के नाम से जानते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसमें चीनी सरकार क्या करने वाली थी? तो देखिए, 1950 के दशक में चीन में मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था और फैक्ट्रीज बनाने के चक्कर में चीनी लोगों ने नॉर्थ चाइना में बहुत सारे पेड़ काटे और इसी डिफॉरेस्टेशन की वजह से चाइना के इस तरफ गोबे रेगिस्तान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, क्योंकि ज़मीन में रेत को पकड़ रखने वाले पेड़ पौधे सभी खत्म हो गए थे और इनकी जड़ें उखड़ते हुए रेतीले तूफान को रोकने वाले पेड़ दोनों गायब हो चुके थे। इसलिए गोबी रेगिस्तान की रेत पतली होने लगी और यहाँ के रेतीले तूफान उठने लगे जो सीधा बीजिंग तक पहुँच रहे थे। ऐसे में अगर इन्हें रोका नहीं जाता तो चीन की राजधानी बीजिंग ही बंजर रेगिस्तान बन जाती। इसलिए सरकार ने एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने गोबी डेजर्ट के पास 45,000 किलोमीटर ग्रीन वाला बनाना शुरू किया ताकि वह रेगिस्तान को फैलने से रोक सके। यह प्रोजेक्ट कितना बड़ा था उसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसकी लंबाई कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के डिस्टेंस से भी 1000 किलोमीटर ज़्यादा थी और यह आर्टिफिशियल फॉरेस्ट कुछ इलाकों में तो 100 किलोमीटर की चौड़ाई तक फैला हुआ था। इस ग्रीन इनिशिएटिव की कॉस्ट तकरीबन 56 बिलियन US डॉलर थी और इसे पूरा करने के लिए चीन ने 1978 से 2050 तक 72 सालों की लंबी और थका देने वाली टाइमलाइन को चुना, क्योंकि गोबी रेगिस्तान के चारों तरफ लगभग वॉल बनाने के लिए 100 अरब पेड़ लगाने थे। जी हाँ, 100 बिलियन ट्रीज। इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में जानकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अब दोस्तों, 1978 से चीन ने ये पेड़ लगाना शुरू किया, लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं था। इसमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब शुरू में चीन सरकार ने वहाँ ऐसे पेड़ लगाने शुरू किए जो रेगिस्तानी इलाकों के तपती धूप और कम पानी में पनप सके, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मोनोकल्चर यानी एक तरह के पेड़ पौधे लगाना, जिससे यह पेड़ कमज़ोर और रोगों के प्रति संवेदनशील बन गए। नतीजन साल 2000 में भी ग्रीन वॉल में लगाए गए 1 अरब यानी 100 करोड़ पेड़ एक बीमारी की वजह से नष्ट हो गए। 2008 में भारी बर्फबारी और तूफान ने 10% कृत्रिम जंगलों को नुकसान पहुंचाया। स्थानीय किसानों ने पूरे पेड़ काटे जिससे वहां अपनी ज़रूरत की फसल लगा सके। इतना ही नहीं, चीन ने जिस प्रजाति के पेड़ लगाए थे उन्हें सरकार के अनुमान से ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी, इसलिए वह सूखने लगे और मिट्टी कमज़ोर होने लगी।
और रेगिस्तान फिर से फैलने लगा। और जब 2000 साल में इस पर एक स्टडी हुई तो चीन की सरकार ही हिल गई। दरअसल पिछले 26 सालों में उन्होंने जितने पेड़ लगाए थे उनमें से सिर्फ 15% ही जीवित रह पाए थे। अब तक इस प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर लग चुके थे और कोई भी देश इतनी बड़ी हार के बाद इसे बंद कर देता, लेकिन चीन ने इसका सॉल्यूशन खोजना शुरू किया। उन्होंने नामी साइंटिस्ट कोवियन हेजन के सामने मदद की गुहार लगाई। किवियान ने अपनी टीम के साथ मिलकर चाइना में फैल रहे रेगिस्तान की डिटेल स्टडी की और एक अनोखी तरकीब पेश की। उनका कहना था कि सिर्फ पेड़ पौधे लगाने से नहीं होगा, बल्कि हमें उसे रेगिस्तानी एरिया को एक जंगल इलाके जैसा इकोसिस्टम देना होगा, जिसके लिए 3 कदम अपनाने चाहिए। पहला, फॉरेस्ट। अब एक जंगल में अलग अलग तरह के पेड़ों और स्पीसीज होते हैं, लेकिन चीनी अथॉरिटी गलती यह कर रही थी कि वह मोनोकल्चर अपना रही थी, यानी अलग अलग पेड़ पौधे घास लगाना शुरू किया ताकि वह इलाके पूरी तरह से असली जगह जैसा दिख सके। हालांकि यह वहाँ पेड़ पौधे चुनना जरूरी थे जो रेतीले ज़मीन में उग सके, इसलिए प्रॉपर रिसर्च किया गया और वैज्ञानिक ने लैब में ही 85 नए प्रकार के पेड़ डेवलप किए। जी हाँ, पुरानी स्पीसीज से नई प्रजाति के पेड़ बनाए जो इन कंडीशंस में सर्वाइव कर सके। जैसा कि आपने साइबेरियन एल पेड़ के इस नई चाइनीज़ वर्जन को ही ले लीजिए, जिसकी जड़ें ज़मीन में 80 मीटर गहराई तक जाकर पकड़ बना सकती है, जो करीब 25 मंजिला इमारत जितनी गहराई, और यह पेड़ सिर्फ 100 मिलीमीटर सालाना बारिश पर भी जीवित रह सकता है। इस तरह कई अनोखे पेड़ लगाए गए, साथ ही ऊपर लेयर में नदी किनारे वाली गीली मिट्टी भी डाली गई, उच्च गुणवत्ता वाला खाद भी डाला गया और कुछ लोगों को इन पेड़ पौधों को रोज़ाना पानी देने की ड्यूटी में लगा दिया गया। दूसरा कदम था एग्रीकल्चर, क्योंकि सिर्फ पेड़ पौधे लगाकर इस समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता था, बल्कि यहाँ से लोगों को रोज़गार मिलना भी ज़रूरी है। और चीन की आबादी भी तो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आसपास के गाँवों के किसानों को इस ज़मीन पर खेती करने के लिए प्रेरित किया गया और उन्हें इस तरह की फसलों की खेती करने के लिए कहा गया जो रेतीली ज़मीन कम पानी में पनप सके। इस तरह पहले फॉरेस्ट प्रमोट की गई, फिर एग्रीकल्चर प्रमोट किया गया, और जब इकोसिस्टम को पूरा करने के लिए एक आखिरी प्रक्रिया बाकी थी, और ऐसा ना करने की गलती की वजह से 1978 से 2004 तक चीन का यह ग्रीन वाला प्रोजेक्ट एक फेलियर रहा। लेकिन अब सरकार बहुत गहराई से सोच रही थी और वहाँ पे आखिर में तीसरा कदम जो साइंटिस्ट ने सुझाया था वो एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, क्योंकि बिना जानवर के लिए कोई जंगल अस्तित्व नहीं रखता। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था कि शुरुआत हमें किस जानवर से करें और किन जानवरों को इन जंगलों में छोड़ा जाए। इसे लेकर वैज्ञानिक ने काफ़ी रिसर्च किया और इन नए जंगलों में कीड़े मकोड़े, छोटे जीवों और खरगोश जैसे जानवर छोड़े, जिन्होंने वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को इन्वॉल्व किया और एक इकोसिस्टम पनपने लगा। और जल्द ही चीन को इसका रिजल्ट भी दिखने लगा। आज चीन इस प्रोजेक्ट में 100 अरब पेड़ लगा चुका है, जो इतने ज़्यादा है कि अगर आप उन्हें एक दूसरे के पीछे रखें तो पृथ्वी के पूरे चक्कर लगाए जाएंगे। चीन के इन पेड़ों से उत्तरी इलाकों में गोबी डेजर्ट के पास 3000 किलोमीटर का आर्टिफिशियल फॉरेस्ट का प्रोजेक्ट पूरा कर लिया गया और 2050 तक 4500 किलोमीटर की लंबा जंगल बनाने का चीन का यह प्रोजेक्ट शायद टारगेट से पहले ही पूरा किया जाएगा, क्योंकि अब चीन ने इस ऑटोमेटिक मशीन से भी पेड़ लगाने का टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब उन्हें रेगिस्तान को फैलने से रोकने के लिए सटीक तोड़ मिल गया है और पूरी दुनिया चीन के इस द ग्रेट वॉल प्रोजेक्ट की काफ़ी तारीफ कर रही है। लेकिन अब सवाल आता है कि यह इससे भारत को कोई खतरा है और हमें चीन के इस प्रोजेक्ट की किन गलतियों से क्या सीखना चाहिए। तो देखिए, चीन के इस इनिशिएटिव से भारत को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। खास बात आती है जब डिडेजिफिकेशन को रोकने के लिए इकोसिस्टम की रिवाइव करने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो। भारत में भी राजस्थान का थार रेगिस्तान धीरे धीरे आसपास के इलाकों को निगल रहा है। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर जैसे कई शहर आज खतरे में हैं और अगर समय रहते हमने इसे निपटने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए तो अगले कुछ दशकों में भारत को भी रेगिस्तान के विस्तार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब चीन की सबसे बड़ी गलती थी मोनोकल्चर, यानी एक ही तरह के पेड़ लगाना। हमें इससे सीख लेकर बायोडाइवर्सिटी पर जोर देना चाहिए। अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास, जानवर और कीड़े से ये मिलकर एक मजबूत इकोसिस्टम बनाते हैं। दूसरी चीज़ जो भारत सीख सकता है, लंबी सोच और कंटिन्यूटी। चीन ने एकदम साल नहीं बल्कि 72 साल का प्लान बनाया, फिर चाहे कि सरकारें बदलते ही बंद हो जाते हैं। हमें राजनीति से ऊपर उठकर इकोलॉजिकल सर्वाइवल को राष्ट्रीय प्राथमिकता देना होगा। तीसरा सबक है साइंटिफिक अप्रोच। चीन ने लैब में नए पेड़ डेवलप किए, मिट्टी को मॉडिफाई किया और पशुपालन को साथ में जोड़ा। भारत को भी अपने वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ लेकर इसी तरह के मिशन पर काम करना होगा। और आखिर में सवाल ये है कि क्या इससे भारत को खतरा है? सीधा जवाब है नहीं, लेकिन लंबी दौड़ में पीछे छूटने का डर जरूर है।
चीन जब पर्यावरण को लेकर इतना बड़ा कदम उठा रहा है और पूरी दुनिया की तारीफ़ी बटोर रहा है, तो भारत को भी अब ग्लोबल एनवायरमेंटल लीडरशिप के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ पर्यावरण बचाने का नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को जीने लायक ज़मीन, हवा और पानी देने का है। तो क्या दोस्तों, भारत को भी अपने थार रेगिस्तान में पेड़ पौधे लगाने चाहिए? क्या हमें कुदरत को और बेहतर बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए, या फिर कुदरत से खिलवाड़ करना भारी पड़ सकता है? अपने कमेंट्स, अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे खूब लाइक और शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं 11,000 लाइक्स की, और ऐसे ही यूनिक मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वाली घंटी ज़रूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।